हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता चल ही चुका है और जो आपकी स्क्रीन पे भी है, तो आज मैं आपके साथ जो हिंदी विषय का जो एक पेड कोर्स का एक डेमो लेक्चर आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड उस टॉपिक का नेम आप देख पा रहे हो, भाषा लिपि है। और जो कि आपके हिंदी के जो पूरे का पूरा जो संपूर्ण सिलेबस है उसका मैं आपको वो भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं जो होगा। और अगर मैं बात करूं तो ये अपना उसी पेड कोर्स में भी लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो मैंने पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस किया है, और वही टॉपिक मैं आपके साथ भी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं जी बिना किसी देरी के। तो मैं अनमोल अरोड़ा सर आपके साथ यही चैप्टर अच्छे से कवर करूंगा और लास्ट में करेंगे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज और आपके लिए जानेंगे जरूर जो भी होगा अपना। अगर हम बात करें सिलेबस हिंदी का भी, जो कि मैं संपूर्ण सिलेबस आपके साथ कवर करूंगा, आपके लिए कवर करूंगा पेड कोर्स में, तो वो एक बात रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी इसी एक पॉइंट से। और यहां से ना एक बात तो जान लेनी जरूरी है, आवश्यक है, और वो क्या है, आप इस बात को जरूर से समझिए। देखो, भाषा और लिपि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने कभी हिंदी की प्रिपरेशन की है तो बहुत ही एक बेसिक लेवल का टॉपिक होता है। मींस ये ना फर्स्ट टॉपिक होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको हल्के में ले लेंगे। हर एक पॉइंट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी है वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को जानेंगे, समझेंगे जरा इसके लिए, और फिर एमसीक्यूज तो उसी के बेसिस पे होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, देखो, भाषा और लिपि, चाहे आप रीड देने चाहिए, चाहे सीटेट देने चाहिए, चाहे आप एचटेट देने चाहिए, मींस जिस भी एक पहले किसी टीईटी का एग्जाम आपने कभी दिया हो, उसमें हिंदी के लिए जो भी पोर्शन कवर होता है उसमें यह टॉपिक आवश्यक ही आपको देखने को मिल जाएगा। और यही मैं आज आपके साथ डिस्कस भी करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात भाषा, और फिर आएगा लिपि। भाषा क्या है? देखो, भाषा हम समझते हैं, इसके बारे में काफी कबार हमने सुना है, और ये बिल्कुल एक रियलिटी है कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को अगर हम बात करें कि किसी के सम्मुख रखना, प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना, तो वो है क्या कहलाता है? वह भाषा की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो जरा इसी से समझते हैं कि भाषा क्या है। अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या होता है, अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है। तो यही तो बात हमने भी की कि मैं आपके साथ अगर कोई वार्तालाप करना चाहता हूं तो मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा, कुछ आप मुझे उसके रिस्पॉन्स में पलट के रिस्पॉन्स देंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी वार्तालाप चलेगी। और यह सब क्या किसके वाया हो रहा है? अपने मन के विचार जो हमारे मन में थे। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो कि हाँ सर हमें यह बताइए, तो आपके मन के विचार मेरे सम्मुख आए, और मेरे मन के विचार जो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, वो किसके जरिए कर पाएंगे? वह है भाषा। बट समझने योग्य बात यह है कि जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो भाषा और दूसरी ओर तो लिपि। अभी आप तो इतनी बात तो क्लियर कर चुके हो कि भाषा क्या होता है, अभी जरा दूसरी ओर भी तो चलते हैं, लिपि क्या है। लिपि को भी समझते हैं जरा इसी के जरिए से। किसी भी भाषा के वर्ण जिस विशेष रूप में लिखे जाते हैं उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। अब यही तो एक बात है। अगर मैंने आपके सामने इतनी सारी जानकारी आपको टाइप करवा के दी, मैंने इतना सारा डाटा आपके सामने रखा, तो आप अगर इसको रीड कर पा रहे हो, आप इसको अपने एक नोट्स बनाते जा रहे हो, इसके वाया जो भी मैं आपको बताता हूं कि जी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये नोट आप जरूर से करिएगा, और आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, तो वो किससे पॉसिबल हो पा रहा है? उसके पीछे ही तो लिपि है। मींस यह सब किसके कारण से संभव हो पाया? यह सब संभव हो पाता है लिपि के रूप में। अगर मैं एक बच्चे को बोलूं कि बेटा क फॉर कबूतर होता है, क कबूतर बोलो, क कबूतर, वो बोलेगा, बट ये तो एक तोता बुलाने वाली बात हो गई ना। फिर जब तक आप उसे बुला नहीं देते कि बेटा समझाइए जरा उसे कि बेटा ये होता है या बेटी ये होता है, अगर आप इसको इस प्रकार से देखते हैं ना, एक वर्ण होता है जिसकी ध्वनि है, और वो वर्ण कौन सा है? ये है बेटा। या जो आपकी बेटी है, अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, अगर आप इस प्रकार से समझाते हो ना, और आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए, कभी ना कभी आपने हेल्प की होगी किसी ना किसी बच्चे की, हो सकता है उस टाइम पे आपको खुद कभी इसकी नॉलेज ना हो, वैसे ये होता नहीं है ज्यादा,
कि इतनी सी भी बेसिक सी पॉइंट की नॉलेज ना हो, आवश्यक है ये नॉलेज होनी भी, अगर नहीं है तो मैंने दे दिया आपको, है ना, कि ये जो क है ये क्या है, उसकी लिपि है। और ये लिपि किसकी है, अभी क्वेश्चन ये भी तो आएगा, ये आगे जानेंगे एक बारी। तो महत्वपूर्ण बात यहां पे अपने लिए जाननी यह जरूरी थी कि लिपि किसे बोलते हैं। जब हम किसी ध्वनि को एक चिन्ह प्रदान कर देते हैं, एक लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, एक किसी रूप में, एक लिखित रूप में उसको प्रस्तुत कर देते हैं, तो वही उस ध्वनि का ध्वनि चिन्ह कहलाता है। और दूसरी बात कि जो यह है, आप देख सकते हो कि मैंने एक लाइन लिखी थी आपके लिए, और वो एक लाइन कौन सी है कि किसी भी भाषा के वर्ण जिस विशेष रूप में लिखे जाते हैं उससे भाषा की लिपि ही तो कहते हैं। ओके, और अगर मैं एक बात और भी, चलो ठीक है वो तो आगे देखते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि भाषा और लिपि का क्या रिलेशन है। भाषा क्या करती है, आपके मन के विचारों को एक दूसरे के सम्मुख रखवा देती है, और लिपि का क्या कार्य है, उसी को अगर आप लिखित रूप में किसी के सम्मुख रखना चाहते हैं, या आप किसी एक लिखित जानकारी को रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और वो किसके वाया पॉसिबल हो पाता है, तो उसका आंसर रहेगा जी लिपि। अभी ये डाउट्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे अगर पहले थे, और ये अभी आपने कभी मिस्टेक करनी नहीं है, इतना अच्छे से करवा दिया, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि अभी आप मिस्टेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो भाषा का अर्थ है, वैसे एक तो हमने ये जाना कि भाषा क्या करती है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का एक साधन है ना, यही तो क्लियर किया। और यहां पे क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, बोल कर कहना। कि अगर मैं आपके साथ एक बोल करके विचार एक साझा कर रहा हूं, आपके साथ वो विचार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो उसके पीछे मैं क्या यूज कर रहा हूं, वह है भाषा। मैं आपको इतने सारे वाक्य बोल करके समझा रहा हूं, तो मैं किसका प्रयोग करके सिखा रहा हूं, भाषा। तो एक बेसिक सी बात है ना, और इतनी बात तो आप भी समझते हो। मींस ये एक टॉपिक है ना, पहले जो सीटेट वगैरह में आता था, मींस अभी भी आता तो है ही, मींस अपने जो टॉपिक्स में भी आया है, ये एक टॉपिक हालांकि पैडागोजी का टॉपिक रहता है, भाषा और लिपि। तो पैडागोजी में तो ये और भी अच्छा हो जाता है, बट अपने उस लेवल पे करना नहीं है, क्योंकि वैसा आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और जितना हम करेंगे उसी से क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। आगे बढ़ते हैं। मींस एक अच्छी कवरेज करेंगे, और 80/100 ये तो हमारे कोर्स का टारगेट, ये कम से कम है जी, और मैक्सिमम तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कितनी मेहनत करते हो। हम तो आप अपनी तरफ से टारगेट कर ही रहे हैं। भाषा का अर्थ क्या है, भाषा का अर्थ है बोलकर कहना, ये हमें क्लियर हुआ। और भाषा के रूप कितने हैं जी, ये भी हम अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया, और आपने ये बात जरूर से पढ़ी होगी, चाहे आप ईटीटी आपने किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, चाहे आपने जीबीटी किया है, तो मींस ये आपने बात जरूर से पढ़ी है ना। ये तो छठी क्लास का बच्चा, छठी छोड़िए जी, थर्ड से फोर्थ क्लास के बच्चे को भी अच्छे से पूछ सकते हो, इवन इससे भी छोटी क्लास के बच्चे से भी आप पूछ सकते हो कि बेटा भाषा के कितने रूप होते हैं, और कहीं पूछ मत लइए उससे, है ना, मैंने आपको बता दिया अभी। तो मींस वो आपका मजाक ना उड़ा दे कहीं कि ये भैया मेरे से पूछ रहे हैं, ये भाभी मेरे से पूछ रही है, ये दीदी मेरे से पूछ रही है, ऐसा मत कर दियो, है ना। वो आप पे हंसेगा कि भाषा के कितने रूप हैं और वो आपको पता नहीं है। तो भाषा के दो रूप हैं जी, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है, वर्बल लैंग्वेज, और दूसरा क्या होता है, लिखित मींस रिटन लैंग्वेज। तो यह एक बात है, इसको समझना जरूरी था, जो कि हम समझ चुके हैं, और इसको भी थोड़ा सा और भी डिटेल से जाने। ये तो है तो एक बच्चा टाइप का क्वेश्चन ही, और देखिए जरा इसको। मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा एक ऐसी भाषा जिसके बेसिस पे मैं आपके साथ अभी बोल के विचार अपने एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर मैं लिख के कर रहा हूं तो वो एक अलग बात है, बट मैं बात कर रहा हूं अभी मौखिक भाषा की। तो मौखिक जरा इस वर्डिंग के अकॉर्डिंग भी समझ लीजिए कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। मींस समझने योग्य बात तो यह है ना। अभी हो सकता है काफी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन यहां से भी क्रिएट हो जाए, तो जरा कर लेते हैं जी दूर। कौन सी प्रॉब्लम है अपने को, बोलकर। देखो मैं अपने विचार आपसे किस एक माध्यम से डिस्कस कर पा रहा हूं, बोलकर ना, और आप मुझे सुन रहे हो। तो एक तो वो है, एक तो वह है जो अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा है, मींस मैं, है ना, और दूसरा आप जो मेरे विचार सुन रहे हो, तो वह एक है जिसको हम श्रोता बोलते हैं। तो आप मेरे इस समय श्रोता हो मेरे लिए, है ना, और मैं आपका जो वक्ता, जो आपके साथ वो विचार जो है डिस्कस कर रहा हूं अपने मन के। अगर मैं सिर्फ मात्र मैं बोल करके डिस्कस कर रहा हूं ना आपके साथ, तभी वह मौखिक भाषा कहलाएगी। अर्थात वह मौखिक भाषा नहीं होगी जहां पे मैं आपसे बोल के डिस्कस नहीं करूंगा। सपोज कीजिए अभी जरा मैं चुप हो जाता हूं, है ना,
लेक्चर में ही बंद हुआ था अभी इस टाइम के दौरान। मैं हो सकता है आपके साथ मैं मौखिक वार्तालाप नहीं कर रहा हूं। चलो मैं एक बार फिर से एक नमूना आपको और रिप्रेजेंट करता हूं। समझे जरा, ये मेरा लेक्चर नहीं बंद हुआ था। कहीं आपने स्किप कर दिया हो और कहीं अनमोल सर भूल गए जी बीच में से, या अनमोल सर तो लेक्चर छोड़ के भाग गए कहीं पे, अनमोल सर को तो कोई काम पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है जी, अनमोल सर यहीं पे थे। ये तो एक जस्ट एक्सप्रेस करना था कि लिखित भाषा के वाया क्या करते हैं। लिखित भाषा में फिर मौखिक नहीं होता, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सब क्या है, यही तो है वो लिखित भाषा। मैं यहीं पे था, बट आप किसके वाया पढ़ रहे थे? एक लिखित भाषा के वाया वो पढ़ पा रहे थे। तो एक तो वह जिससे आप मौखिक भाषा के रूप में सीख पा रहे हो, और दूसरा क्या? दूसरा लिखित भाषा जो आपके सम्मुख इन वर्णों के जो है एक संयोजन से आपके सम्मुख आ चुकी है, जिससे आप सब कुछ क्लियर कर पा रहे हो। अभी जरा इसको मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों के जरिए से जानते हैं कि एक्चुअली में लिखित भाषा क्या है। तो देखते हैं कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है, उससे लिखित भाषा कहते हैं। क्या? कि जिसके वाया मन के जो भाव हैं उनको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं एक रिटन फॉर्म में, मैं लिखकर और पढ़कर। क्योंकि बात तो यही है ना, क्योंकि मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने ये डाटा लिखा आपके लिए, और आप क्या कर रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो। तो यही तो एक बात है लिखित भाषा की, कि यहां पे लिखना और पढ़ना होता है। और यहां पे क्या था मौखिक भाषा के लिए, पॉइंट आपको जरूर से ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। तो यहां पे बोलना और सुनना होता है। तो मींस चारों ही भाषाई कौशल आप समझ पा रहे हो ना, यहीं पे आपके चारों के चारों भाषाई कौशल प्रयोग में आ गई जी, है ना। तो ये एक बात थी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं जहां से एग्जामिनर अपनी क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। तो जरा समझते हैं इन बातों को, और यहां से आपके लिए हिंदी की जो है जीके नॉलेज भी इंप्रूव होने वाली है, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो समझते हैं जरा कि 14 सितंबर 1949 को, तो जो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। मींस हिंदी को एक जो है अगर हम बात करें तो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड कर दिया गया था, जिसको मैं हिंदी और पंजाबी में राष्ट्रभाषा के रूप में इसको आपके साथ साझा कर सकता हूं, कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दे दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो ये एक बात थी आपके लिए जो समझना जरूरी था, जानना जरूरी था, और इसको अच्छे से नोट भी कीजिएगा। और आर्टिकल नंबर कौन सा था? 343। ओके। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है, एक बात और जानिएगा जरा, कि जब यह हुआ था ना कार्य, और एक बात और भी, यहीं से तो हिंदी दिवस आया था सम्मुख अपने। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आप जानते होंगे 2 बार तो आपके पेपर्स में यही क्वेश्चन आ चुका है मात्र, कि मैथमेटिक्स दे बता दीजिए जी हमें। तो वो कितना सिंपल क्वेश्चन अगर आपके पास आ सकता है, तो ये भी आ सकता है कि हिंदी दिवस भी हमें बता दीजिए कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक बात और भी इसके बाद जो समझने योग्य है, कि जब ये हुआ था ना, उसके बाद हिंदी को भारत में जो है विकसित कराने के लिए, मींस लोग इसका अच्छे से प्रयोग कर पाए, जो मींस कई स्टेट्स ऐसी थी ना, जैसे कि मिजोरम इसके लिए काफी फेमस था, नागालैंड, मींस जहां पे इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मींस साउथ इंडिया, तो वहां पे 15 वर्ष मिले थे। हालांकि आप इसको हिंदी में, प्योर हिंदी में 15 वर्ष के नेम से आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 15 वर्ष का समय दिया गया था कि हिंदी पूर्ण आधार पर विकसित की जाए भारत में।
भारत में यह विकसित हो पाए और उसके लिए प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कार्य किए थे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर के अपने एफर्ट्स लगाए थे इन 15 वर्ष के दौरान की पूर्ण आधार पर हिंदी को भारत की एक राष्ट्र भाषा के रूप में एक अच्छे से लोगों के सम्मुख रखा जाए और लोग इसका अच्छे से प्रयोग कर पा रहे हैं। डेली के कार्य ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसी के साथ कर पाए। तो ये एक बात थी जो कि अपने को यहां से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाया करती है अपने लिए। इसके अलावा अगर हम समझते हैं हिंदी इन राज्यों की भी भाषा है, यह बात एक और इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहां से ईयर भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कुछ 1965 में यह कार्य संपूर्ण कर दिया गया था। ठीक है, ये एक आपको जो है ध्यान में रखना है इस बात को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि 1965 में ये 15 वर्ष फिर पूर्ण हो गए थे। और क्योंकि ये बात जो मेन बात ये कब सामने आई थी, 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस फिक्स हुआ जब अपना संविधान लागू हुआ था ना। मींस वो कब की बात है हम जानते हैं। एक तो जस्ट जो डेट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, 26 जनवरी 1950 तो इस डेट को अपना संविधान भारत देश में जो है लागू कर दिया गया था। तो एक बात और भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए जो हम यहां से क्लियर कर पा रहे हैं। और इसके बाद एक बात और जो कि आपको यहां से क्लियर हुई कि यहां से फिर 15 इयर्स स्टार्ट हुए, 15 वर्ष का समय स्टार्ट हुआ और 1965 तक ये सारे का सारा जो है संपूर्ण आधार पर उन्होंने कर दिया था। मींस उन्हीं के एफर्ट्स के आधार पर ये सब कुछ कवर कर दिया गया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा मैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हिंदी इन सभी राज्यों की भी भाषा, मींस इन सबकी तो राजभाषा है, मींस इन सबकी स्टेट लैंग्वेज है। जैसे हम पंजाबियों की मुख्यतः भाषा कौन सी है, अपनी मातृभाषा कौन सी है, तो वह अपनी है पंजाबी। तो पंजाबियों की मातृभाषा पंजाबी है। और एक बात और भी, वैसे मैं इसको सही से अगर मैं लिखना चाहूं, एक ना जस्ट आप डिफरेंस भी जानिए। मैं अगर बोलूं कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, तो ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हिंदी। और दूसरी ओर हम क्या बोलेंगे, क्या मैं ये बोलूंगा कि हमारी मातृभाषा क्या है, तो ये तो कुछ नहीं है ना। या तो वैसे मैं इसको ये तो मैं लिख रहा हूं, तो ये तो मैं वैसे हिंदी के नियमों के आधार पर नहीं लिख रहा, ये तो फिर वैसे ही गलत है। और मातृभाषा मींस क्या है, अपनी जिसको हम पंजाबी में मातृभाषा के नेम से जानते हैं, अपनी मदर टंग जिसको हम इंग्लिश में इस नेम से जानते हैं, तो वो एक बात है जिसको हम जो है बिल्कुल अच्छे से यहां पे समझ सकते हैं। तो मींस अपनी मातृभाषा, यहां से मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। देखो, एक तो होता है री, और ये ही री प्रयोग होता है इसी मातृभाषा के इसी सेंटेंस में। ठीक है, और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे ना मात्र, और इसकी मैं एक एग्जांपल आपको और भी दे देता हूं, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। एक तो होता है ग्रह, एक होता है ग्री। ग्री का अर्थ क्या होता है, मींस ये ग्री कौन सा है, ये है आपका स्वीट होम जिसमें आप अभी कैद हो, है ना। मींस कैद तो चलो मैं नहीं कहूंगा, कि जिसमें आप अच्छे से प्रेपरेशन भी कर रहे हो, आजादी तो है आपको, बट इच्छा आपकी है कि कोरोना आपको अपने घर पे लेकर आना है या नहीं लेकर आना, तो वो एक बात है। तो ये एक बात थी। और इसके अलावा ग्रह क्या है, ये तो होते हैं प्लैनेट, है ना। तो ये एक बात थी जिस प्रकार से हमने यहां पे डिफरेंस क्लियर किए, तो ये मात्र अलग है, यहां पे ये मातृभाषा आप प्रयोग नहीं कर सकते, यहां पे वही आप प्रयोग करेंगे जो कि मैंने आपको बताया। तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो कि आपको होनी जरूरी थी, वो आपके लिए आवश्यक थी, जो कि मैंने आपको बताया भी। तो मातृभाषा भी आपसे कोई पूछे तो सही है, अगर मैं बोलूं ना मातृभाषा, तो आप भी मुझे बोल दीजिएगा कि सर आप भी इस टाइम पे गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, क्योंकि मातृभाषा ये होती है। और ये अपना एक्सेंट एक्चुअली में क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि हम डेली में इसको प्रयोग नहीं करते ना। जैसे कि इंग्लिश में भी हमारा यही है, क्योंकि हमारा एक्सेंट नहीं है, उसको हम डेली लाइफ में प्रयोग ही नहीं करते हैं, और अपनी सराउंडिंग नहीं है वैसी। और इन लोगों की इतनी बुरी नहीं होती, और जब इनको हम सुनते हैं ना, आपने देखा होगा काफी बार टीवी सीरियल्स में, जैसे कि अगर कोई यूपी साइड का कोई सीरियल चल रहा हो, उत्तर प्रदेश का और बिहार का चल रहा हो, हमें तो कई बार हंसी आ जाती है कि ये बोल कैसा रहे हैं, बट एक्चुअली में हिंदी का एक्सेंट ही रियल में उनको पता है, एक्चुअली में उच्चारण सही में वही तो कर पाते हैं। और हमें उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में वो वही प्रोनाउंस करते हैं। मींस उनको अच्छे से एक्सेंट पता है, उनकी डेली की प्रैक्टिस है। हाँ, ये हम नहीं कर सकते कि
कुछ ना कुछ भिन्नताएं तो हिंदी के उच्चारण में भी दिख जाती हैं, बट इनकी बिल्कुल है। मध्य प्रदेश इसमें है। राजस्थान वालों की हिंदी काफी अच्छी होती है, हम जानते हैं, काफी आप में से होंगे राजस्थान वाले भी, और वीडियोस हमारी दूर दूर तक जाती हैं, वो तो आप सभी जानते हो। अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स देखते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के सभी के स्टूडेंट दिखते हैं। और इसके अलावा हम जाने हरियाणा हरियाणा में हालांकि पंजाबी भी बहुत सारे हैं, और हरियाणा और पंजाब की तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी वजह से हुई थी, इसी इसी कारणवश तो हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को ये दोनों सेट्स अलग अलग हुई थी, हरियाणा और पंजाब। ये बात हमने जानी है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एसएसटी में भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वहां पे भी आप नोट कर सकते हो इसको। हिमाचल प्रदेश भी फेमस है इसके रिगार्डिंग। दिल्ली है, दिल्ली में तो हालांकि इंग्लिश का भी काफी है अभी तो देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां के लोगों में भी इंग्लिश और हिंदी, वैसे वहां पर हिंदी मुख्य भाषा है, बट इंग्लिश भी काफी आपको उच्चारित करते हुए लोग मिलेंगे। उत्तरांचल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश में से अंडमान और निकोबार ये फेमस है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हो, मींस जो अपना यूटी होते हैं, और ये आप ध्यान में रखेंगे। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने इसे द्वितीय भाषा के रूप में इसे मान्यता दी गई है। और एक बात और भी, कोठारी जो फॉर्मूला आया था, कोठारी वालों ने जो एक कोठारी आयोग ने जो फॉर्मूला दिया था, उसमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला था ना। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि पंजाब में उसमें किस आधार पे वो लागू हुआ करता था, मींस पंजाबियों की फर्स्ट अपनी जो मदर टंग है, अपनी पंजाबियों की मदर टंग कौन सी, अपनी मातृभाषा कौन सी है जी, तो जानते हैं हम सभी अपनी मातृभाषा कौन सी रहेगी, तो ये है पंजाबी। चलो मैं इसको प्योर पंजाबी में लिख देता हूं। हालांकि ये ना मत मुझे बोल दियो कहीं वीडियो के नीचे कमेंट मत कर दियो कि सर हमें हिंदी भी पंजाबी में पढ़ा दियो, कि इसकी भी ट्रांसलेट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रियलिटी में हिंदी अपने को हिंदी के साथ ही करनी पड़ेगी, बट मैं आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा किसी भी प्रकार से पेड कोर्स में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसके अलावा अपनी मातृभाषा तो पंजाबी है, मींस वो फर्स्ट लैंग्वेज है, और अपनी स्टेट लैंग्वेज जिसको मैं बोल सकता हूं अपनी पंजाबी, चलो ये तो वही हो गया ना। अपनी अगर हम बात करें, इसके अलावा हम देख सकते हैं, हालांकि पंजाब में तो इसी प्रकार से एप्लीकेबल होता है, पहले आती है मातृभाषा, फिर आती है स्टेट लैंग्वेज, तो अपनी स्टेट लैंग्वेज भी पंजाबी, मातृभाषा भी पंजाबी, और तीसरी आप क्या देखेंगे, पंजाबियों की मींस जो थर्ड लैंग्वेज है, मींस आप उस आधार पे अगर देखना चाहेंगे, जैसा कोठारी आयोग ने उस समय पे बोला था, तो उस आयोग के आधार पर हिंदी अपनी मींस तीसरे आधार पर जानी जाती थी, क्योंकि प्रॉपर जो कोठारी आयोग बोलता था वो इस प्रकार से बोलता था कि फर्स्ट आपकी मातृभाषा है, फिर स्टेट लैंग्वेज है। हालांकि जिस स्टूडेंट की जो है मातृभाषा पहले ही पंजाबी होगी, तो फिर उसके लिए तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके अलावा उसको फिर क्या देखना पड़ेगा, अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी राष्ट्रभाषा, तो उस स्टूडेंट के लिए राष्ट्रभाषा फिर कौन सी होगी, मींस अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट है तो वो क्या देख सकते हो, उस टाइम पे उसकी होगी हिंदी। तो ये एक बात है, और इसी प्रकार से आप क्लियर भी कर पा रहे हैं, जो यहां पे भी लिखा गया था कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने इसे द्वितीय भाषा के रूप में भी इसे मान्यता दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अभी मूव करते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं। ये एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आपके लिए बनाया जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। बट इतना सिंपल नहीं है ये क्वेश्चन, आगे मैं इसको और भी डिटेल में बताने वाला हूं कि देवनागरी जो लिपि है ना, इसका मींस इसकी आप बोल सकते हो उत्पत्ति कहां से हुई, कौन सी लिपि से हुई, ये हम आगे जानेंगे। अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत ज्ञान बड़ा है अभी जानने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन, हम सब जानते हैं। और देवनागरी लिपि में कितने वर्ण है, कुल 52 वर्ण है जी। इंग्लिश की रोमन लिपि में कितने वर्ण है, इसमें है 26। हालांकि वोवल्स और वोवल साउंड्स वो तो हम पता है ना अपने को, इंग्लिश में वोवल्स होते हैं 5, जिसको हम हिंदी में स्वर के नेम से जानते हैं। वो एक अच्छा चैप्टर है, और वो एक काफी बड़ा चैप्टर है, जो इसके हर एक पॉइंट को जानना जरूरी है, वो हालांकि पेड कोर्स में ही कवर होने वाला है। और इसकी अगर मैं बात करूं कि जो हम यहां से समझ सकते हैं कि जो यहां पे आपके लिए पॉइंट है, हिंदी इंग्लिश में आपके लिए 5 वोवल्स होते हैं, हालांकि 20 वोवल साउंड्स होती हैं, जान लीजिए जरा, ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंग्लिश भी तो है आपके सिलेबस में। और वैसे 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं, वो भी एक डिवीजन हो जाया करती है। तो ये तो एक वोवल साउंड्स की बात आ जाती है, 12 और 8 मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। और इसी प्रकार से अगर हम हिंदी में समझें, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और इसके अलावा संयुक्त अक्षर हैं, और इसके अलावा कुछ नवीन ध्वनियां भी हैं, जैसे कि ड़ के पैर में बिंदी और ढ के पैर में बिंदी, ये आप देख सकते हैं। तो ये नवीन ध्वनियां भी हैं, और इस प्रकार से संयुक्ताक्षर भी हैं और अनुस्वार भी हैं। जब आप उन सभी को एकत्रित करते हो ना, तो फिर आपके पास कुल 52 अक्षर आपके सम्मुख आ जाया करते हैं। तो वो एक बात ही, संयुक्ताक्षर 4 हैं, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 52 अक्षर भी कवर हो जाया करते हैं, कुल 52 वर्ण भी कवर हो जाया करते हैं। वर्ण को रंग भी बोल देते हैं, वो अलग अलग स्थान पर अलग उच्चारित किया जाता है। इसके अलावा
उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है जी? फारसी है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी है। और गुरमुखी में कितने अक्षर हैं ये भी जान लीजिए। वैसे जसवंत सर ने आपको बता दिया होगा कि देखो, अगर मैं बात करूं, एक तो इसका ओल्ड नेम क्या था, मैं इसको पंजाबी में लिख रहा हूं। इसको पंजाबी में मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप समझ सकते हो जो वीडियो को देख रहे हो, 35 अक्षरी भी बोला जाता था ना, इसको 35 अखरी भी बोला जाता था। और उस टाइम पे इसमें 35 थे। जब इसका नेम प्रॉपर गुरमुखी आया, हालांकि मींस ये भी आप बोल सकते हो कि जब ये इसका पुराना जो फॉर्मेट था तो उसमें 35 अक्षर थे, 35 वर्ण थे। बट बाद में जब 6 नए अक्षर आके जुड़े इस 35 में, तो मींस इस 35 में से, तो फिर आपके पास कितने हो गए? कुल 41 हो गए। और आप बोलेंगे, अगर पंजाबी में पूछना चाहेंगे मेरे से कितने स्वर हैं, पंजाबी में 3 स्वर हैं और 38 व्यंजन है अभी इस समय। बट पहले कितने थे? 3 स्वर थे और 32 व्यंजन थे पहले पंजाबी में, गुरमुखी में। और अभी अगर मींस पहले इसको 35 के नेम से जाना जाता था, 35 अखरी के नेम से, और अभी इसको गुरमुखी लिपि ये नेम दिया गया है। तो तभी से इसका नेम इसी के बेसिस पे है। और ये कुल 41 है। और ये भी बात है ना कि गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ इसका रिलेशन है, जो हम जानते हैं ना कि 10 के 10 गुरुओं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है गुरुमुखी लिपि। हालांकि जो स्टार्टिंग के गुरु हैं, स्पेशली गुरु अंगद देव, उन्हीं के साथ इनका रिलेशन भी आ जाता है, तो वो एक अलग बात है। बट यहां पे समझना आपके लिए अनिवार्य था। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह भी एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं। तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा ये आपको फॉर्मेट आपको और भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी, जो आपके 3-4 है ना, 3-4 लिपियों के रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी पीएस सेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि और रोमन लिपि बाएं से दाएं। अच्छा जरा रुकिए, हो सकता है काफी स्टूडेंट्स के लिए आपकी कंफ्यूजन हो गई हो, पंजाबी में आपने कभी दाएं बाएं सुना नहीं होगा ज्यादा, और जान लेते हैं जरा इनके, पता होगा आपको काफी को भी, अच्छा है पता है तो जानिए जरा। दायां होता है ना, इसको हम राइट हैंड बोलते हैं, मींस राइट साइड से, मींस इसको पंजाबी में सज्जे बोलते हैं, सज्जे पासे। और बाईं ओर मींस दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, जिसको हम पंजाब इंग्लिश में लेफ्ट साइड बोल देते हैं, और पंजाबी में अगर आप बोलना चाहें तो खब्बे पासे आप बोल सकते हैं। तो वो एक बात है, मींस आप समझ गए ना। अभी इसको आप देखेंगे तो बायां लेफ्ट टू राइट कौन सी लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो वो होती है देवनागरी और रोमन। अभी इन 4 ऑप्शन मान के चलते हैं आपके सामने, ये 5 ऑप्शंस हैं, तो पांचों में कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं? ये वाले राइट हैं, बट बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। और एक और, अपनी मातृभाषा की लिपि गुरमुखी, वो भी तो इसी में है, तो उसको भी तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं ना, ये एक बात थी, आप देख सकते हैं। हालांकि हाँ, वो एक बात थी गुरुमुखी, ठीक है, ये आप देख लेना। तो गुरुमुखी लिपि को भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं, इसको भी आप देख लेना। ये एक अच्छा पॉइंट था आपके लिए जो जाना अनिवार्य था, और ये भी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। और इसके अलावा आप एक पॉइंट और भी ध्यान में रखिएगा जरा, और वो क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी और जापानीज जो है ये ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। मुझे पता नहीं अभी चाइनीज कैसे लिखते हैं, मुझे नहीं उनके वर्ण वगैरह पता, बट आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। और बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा, चाइनीज और जापानीज ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, अप टू डाउन आना है। तो ये तो जी आपके लिए हुआ टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट। बट अभी जो पेंडिंग है वो क्या है जी? एमसीक्यूज। अभी हम चलेंगे एमसीक्यूज की ओर, एमसीक्यूज को जानेंगे, जरा समझेंगे। तो देखते हैं जी, इसी लिपि विचार और भाषा लिपि विचार है जिसका पूर्ण नेम था, उसी से संबंधित हम कुछ ना कुछ एमसीक्यूज को भी करने वाले हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप ही की स्क्रीन पे आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखो एक बात जानिए जरा, सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होता है वर्ण। जैसे कि मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस भी किया था कुछ ही समय पहले कि अगर मैं बच्चे को बोल रहा हूं क कबूतर है, तो यह क एक सबसे छोटी इकाई है भाषा की, और इसको आप वर्ण ध्वनि भी बोल सकते हैं। तो मींस वर्ण ध्वनि तो ऑप्शन में नहीं है यहां पे, बट ओनली आपके पास ऑप्शन अभी कौन सी है? वर्ण है। मींस एक बार और भी जानिए, हो सकता है आप में से किसी एक का डाउट आ रहा हो कि सर शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। देखो जानिए जरा, वर्ण तो है ही है, राइट आंसर तो यही है, बट ये क्यों नहीं है? ये आंसर क्यों मैंने गलत किया डायरेक्टली? क्योंकि इसके लिए तो अपने को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। शब्द क्या होता है? अगर मैं बच्चे को बोलूं कि बेटा क प्लस म प्लस ल, यह होता है कमल, और इसी को बोलते हैं हम शब्द। क्योंकि अगर हम इस बात को समझना चाहें कि कुछ ना कुछ अगर वर्ण मिल जाते हैं, मींस अगर कुछ ना कुछ वर्णों का संयोजन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एक शब्द, है ना। तो वो एक बात थी, तो इस कारणवश तो शब्द गलत हुआ। अभी आपके क्वेश्चन और भी बहुत सारे होंगे कि सर व्यंजन या स्वर क्यों नहीं है सबसे छोटी? देखो रीजन क्या है, देखो वर्ण जो है ये ऑल ओवर रिप्रेजेंट करता है सबको,
ठीक है, ये ऑल ओवर सबको रिप्रेजेंट कर देता है। और स्वर या व्यंजन तो इसकी आगे डिवीजन है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जी स्वर और दूसरी होते हैं व्यंजन। मींस एक तो जिनको हम बोलते हैं वोवल्स स्वर, और दूसरी और होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जो आपने हिंदी इंग्लिश में जरूर से किए होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स टोटल 24 होती हैं, वो हम अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ेंगे इसी पॉइंट से जो आंसर आपको क्लियर होता हुआ, वर्णमाला कहते हैं। अभी वर्णमाला किसे बोलते हैं जी, है ना, तो ये आपको बताना है क्या शब्दों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं, या फिर हम वर्णों के संकलन को बोलते हैं। कि मींस आपने बहुत सारे वर्ण एकत्रित कर लिए, बहुत सारे वर्णों का आपने संयोजन कर दिया, क्या वह वर्णमाला है? या फिर आप शब्द की गणना करे जा रहे हो, मींस काउंटिंग करोगे, शब्दों की गणना करोगे कि जब 52 अक्षर हो गए जी हिंदी में, तो मींस कोई से भी 52 अक्षर हो जाएं तो वो आपके लिए वर्णमाला कहलाएंगे। ये भी गलत है बिल्कुल। इसके अलावा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, मींस एक ऑप्शन तो चलो मैंने वैसे ही गलत कर दी, अभी आपके पास 3 ऑप्शन हैं, कौन सी राइट करने वाले हो? तो एक बात जरा समझ लीजिए, शब्दों का समूह कभी भी वर्णमाला नहीं कहलाता। देखो, ये मैं अगर बोलूं कि क प्लस म प्लस ल, ये मैंने एक एग्जांपल ली थी, या मैं अपना लिखना चाहूं अ प्लस न प्लस अ, क्योंकि इसका संधि विच्छेद कुछ इसी प्रकार से होगा, म प्लस ओ प्लस ल, है ना, फिर अ आ जाएगा, उसी प्रकार से ये संधि विच्छेद होगा। अगर मैं अपना नेम इस प्रकार से लिखूं, ये संधि विच्छेद हो रहा है ना, हालांकि ल के बाद अ फिर से आएगा, वो एक मींस इसके बाद स्वर की आवाज तो आएगी, क्योंकि रीजन क्या है कि जो व्यंजन है ना वो स्वरों की एक स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं, ये एक बात है। और वो एक क्लासिफिकेशन अलग से होती है, वो एक अच्छा पॉइंट है हमें अगर समझना हो उसके रिगार्डिंग। तो यहां से समझने योग्य बात जो आपके लिए अभी आ चुकी है वह क्या, कि क्या ये वर्णमाला है? नहीं है। वर्णों का जो सम्मेल तो हुआ ना, वर्णों का एक संकलन तो हो गया, बट ये वर्णमाला नहीं है। और शब्द की गणना करने को तो हम वैसे ही वर्णमाला नहीं बोल सकते। क्या ये 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके आप 52 कर दोगे तो क्या मुझे बोलोगे कि सर ये हिंदी की वर्णमाला हो गई जी, ये देवनागरी लिपि के 52 अक्षर हो गए? क्या मैं ऐसे बोल समझ लूंगा कि आप सही बता रहे हो? आप तो उस टाइम पे गलत हो ना, तो मींस ये तीनों ही गलत हैं। तो ये ऑप्शन राइट है कि वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को, कि हां पहले सारे के सारे स्वर आएंगे जी, अ के बाद आ, छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री, तो इसी प्रकार से अगर हम चलते चलेंगे, पहले स्वर आएंगे, फिर इसी प्रकार से व्यंजन आएंगे, क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, प वर्ग आएगा, फिर पहले त वर्ग आएगा, फिर प वर्ग आएगा। तो ये बात है ना, फिर अंतस्थ व्यंजन आएंगे जिन्हें मर्द स्वर भी बोलते हैं, तो वो एक सारी एक अलग बात होती है। फिर संघर्षी आ जाएंगे, फिर जिसको हम बोल देते हैं, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे। तो वो है सब बातें, फिर कुछ नवीन ध्वनियां भी हैं, तो उस सबसे पूर्ण होती है अपनी देवनागरी लिपि, है ना। तो ये एक बात है, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। और ये वर्णमाला, ये मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, चाहे आप इंग्लिश की भी तो ले लीजिए, 26 वर्ण है उसमें, 26 लेटर्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, तो वहां पे भी अगर आप एक सीक्वेंस में चलेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और इसी प्रकार से ए टू जेड जैसे हम बोल देते हैं ना डायरेक्टली, ये लो जी 26 हो गए कंप्लीट। तो जैसे बोलते थे ना छोटे होते कि ए टू जेड लिख के दिखाइए, मींस जल्दी से जल्दी 5 सेकंड में लिख के दिखाओ, तो हम लिख देते थे ये लो जी ए टू जेड हो गया। तो मींस ऐसे नहीं होता, मींस ये तो फिर वर्णों का तो संकलन हुआ नहीं है। मींस ये वर्णों का तो संकलन चलो मान लेते हैं, फिर भी हो गया, बट क्या वर्णों का व्यवस्थित क्रम आया? वर्णों का व्यवस्थित क्रम तभी है जब हम अच्छे से एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, जैसे भाषा विज्ञानियों ने सब कुछ करके दिया है। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? यह डेट आपको डायरेक्ट आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए, जब भी आपको 14 सितंबर 1949 मिलता है। यही अपने उस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इसी डेट को डिसाइड किया गया था कि हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी नेशनल लैंग्वेज के रूप में जो है अनाउंस किया जाए। तो अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है जी। ओके, नेक्स्ट, भारत के भाषा के आधारभूत कौशल हैं, लैंग्वेज स्किल्स बतानी है जी आपने। ये तो अच्छे से जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तो अच्छे से करके आए हो ना इंग्लिश में, तो हिंदी में कौन सा डाउट है जी? कर लो जी ट्रांसलेट इसको। लिसनिंग को हम बोलते हैं सुनना, सुनना 3 जगह पे है, 3 स्थान पे है। तो आगे बढ़ेंगे, स्पीकिंग क्या होगा? बोलना यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, मींस अभी तक डाउट में चल रहा है। रीडिंग क्या होता है? पढ़ना यहां पर भी है, यहां पर है, यहां पे गलत हो गया इन दोनों पे। अभी ये दो तो खत्म कर दिए जी हमने। और अच्छा जी, लास्ट ऑप्शन ठीक कर दो, फिर तो राइट हो जाएगा। मींस लास्ट है भी तो राइट है ना, ये एक राइट है, वो दूसरा राइट होता है, तो ये भी एक अनेकार्थक शब्द हो गया ना, मींस जिसके अनेकों अर्थ निकले। तो मींस ये इसकी ध्वनि तो सेम है, राइट, और वो भी राइट होता है, तो बट ये वैसे राइट अलग है ना, उसका अर्थ अलग अलग आएगा।
तो मीन्स आप यहां पे देखेंगे तो देखो राइट का मीनिंग होता है लिखना, ना कि समझना। तो अच्छे से अभी आप समझ गए होंगे, मुझे भी समझाने की कुछ जरूरत है नहीं, तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिपि किसे कहते हैं जी? अच्छे से पढ़कर आए हो, अच्छे से समझ कर आए हो, लिपि किसे बोलोगे फिर? लिपि क्या है? जब हम किसी एक ध्वनि को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो क हो चाहे वो अ हो, मीन्स ईच, चलो प्लस की तो अलग बात है, मीन्स आप चाहे वो च हो, तो ये ध्वनि का चिन्ह है। तो मीन्स अगर आप इसी तरह से अगर आप सभी वर्णों को रिप्रेजेंट करते हो तो मीन्स वो एक लिपि के रूप में आ जाता है। या आप जस्ट मैं जिस भी रूप से ये टाइप कर पाए हैं और ये सब लिपि के वाया पॉसिबल हो पाता है। और अभी बताना है कि लिपि कहते हैं क्या भाषा के लिखित रूप को कहते हैं या किसी भी भाषा को कहते हैं, ये तो गलत हो गया ना। नेक्स्ट है भाषा को लिखित रूप में वाक्य करने हेतु ध्वनियां जो होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। नहीं जी, ऑप्शन यहां तो यहां से होगा या यहां से होगा। अभी आपको राइट आंसर बताना है तो कौन सा बताएंगे जी फिर? तो आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी कि भाषा के लिखित रूप को वाक्य करने हेतु ध्वनियां जो होती हैं उसे हम लिपि के नाम से जानते हैं। और ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपके लिए हो सकता है पहले एक जो है आपको पता नहीं चल पाया था कि देवनागरी का विकास क्रम क्या है, देवनागरी लिपि किस एक क्रम में विकसित हुई थी, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। ये जानिए जरा, देवनागरी लिपि का जो पास था ना, ये ब्राह्मी लिपि से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट तो उसका ये है। फिर गुपत, फिर कुटिल प्राचीन नागरी, और फिर क्या आई? देवनागरी। मींस ये एक और भी याद रखने की ट्रिक, नागरी और देवनागरी, तो इस प्रकार से ये विकसित हुई थी। ठीक है, ये कैरोल लगा लीजिएगा यहां से भी। मींस इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पे विकसित होती रही, और वे आप देख सकते हैं लास्ट में आई फिर देवनागरी, और उस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अभी हम देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं, और जिसमें 52 अक्षर हैं, हालांकि काफी सारे डाउट्स हैं और वो हमें अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। और बढ़ते हैं फिर आगे अपने जो है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, जो मैंने आपको भी बताने हैं, जो आपके पेंडिंग है। तो पहली बात तो ये एक डेमो लेक्चर था जो आपका हिंदी का जो पेड कोर्स चल रहा है, मींस एक ईटीटी का सेकंड पेपर का जो पेड कोर्स चल रहा है, उसी का एक जो डेमो लेक्चर है। अगर आपने वो फुल पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको मैं वो भी नॉलेज देता हूं, और ये मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, और जैसे मैंने आपको यहां पे टीच किया वहीं पर सेम पैटर्न पे आपको इसी प्रकार से टीच करता रहूंगा। और ये आपका संपूर्ण सिलेबस मैं ही कवर करूंगा विद एमसीक्यूज। और हालांकि इस लेक्चर में तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, बट क्वेश्चंस की भरपूर मात्रा हर एक टॉपिक में रहा करेगी। 20 to 25 टॉपिक एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस हुआ करेंगे टॉपिक वाइज। और ये जस्ट आपके लिए एक डेमो था, और ये आप सारे के सारे देख सकते हैं। और ये जस्ट एक आप पूरे संपूर्ण नॉलेज ले सकते हैं उस एक पेड कोर्स की रिगार्डिंग। हाँ, अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए तो मेरे से आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, चाहे आप मींस आप हमें यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं पेड कोर्स की। बाकी मैं आपको जरूर से प्रेफर करूंगा कि इस नंबर पे आप जरूर से हमें पहले व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम का जो भी मेंबर फ्री होगा वो आपको यहीं पे रिप्लाई करेगा, रिप्लाई देगा। अदरवाइज आप मेरे से इसी नंबर पे बात भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मींस अभी आज के जो भी पहली बात तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे जो फॉर ऑल वाला, ताकि आपको सभी की सभी नोटिफिकेशंस आपको सही टाइम पे मिलते रहे, हमारी सभी की सभी वीडियोस मिलती रहे। काफी सारे ओपन लेक्चर्स भी आपके लिए आएंगे, और उसमें हम फोकस रखने वाले हैं एमसीक्यूज पे। ठीक है, ऑलमोस्ट टीचर्स आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स के डेमो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। और एक बात और भी, जिन टीचर्स ने अभी तक आपके साथ डेमो लेक्चर डिस्कस नहीं किया, स्पेशली एसएसटी का भी आपके लिए आने वाला है डेमो लेक्चर, वो इसी जो है वीडियो के नीचे आप चेक कर लीजिएगा। आपको पहले के सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स का लिंक यहीं पे मिलने वाला है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अदरवाइज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा फेसबुक पेज हमारे लाइक करके रखिए, टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करेंगे, बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं, अलग अलग अपडेट्स आपको टाइम बाय टाइम मिलेंगी। इसी तरह आपको फेसबुक पेज का भी बेनिफिट मिलता रहेगा, और हमें इंस्टाग्राम पे आप जरूर से फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे। और जरूर से वीडियो तो अच्छी लगी होगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर से जो भी आज के न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं कुछ ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। मैं अनमोल अरोड़ा सर आपके साथ इसी लेक्चर को ओवर करने जा रहा हूं। बाय बाय।